स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम संसाधनों का वर्गीकरण के ऊपर टॉपिक लेकर आए हैं और यह हमारी सीरीज चल रही है संसाधनों की। यह वीडियो का 6th पार्ट है। इसके बाद आपको वीडियो का 7th पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह सबसे पहले इससे पहले की जो 5 सीरीज हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड की गई थी उनको ज़रूर देख लें आप लोग। यह सभी वीडियो हमारी मिल जाएंगी आपको। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी की वीडियो में मिल जाएंगी। और जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पर वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल को आप लोग लाइक करना ना भूलें आप लोग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस वीडियो के माध्यम से सहायता हो सके। और ये जो आपका टॉपिक है ये है आपका वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इसलिए हमने आपका ये वीडियो तैयार किया है जो वर्तमान परिवेश के आधार पर बांटा गया है संसाधनों को। और ये जो आपका है यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के आधार पर यानी कि बांटा गया है। और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्टमेंट है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, एनटीपीसी की, पीसीएस की, आरओ एआरओ की, यूपी टेट या फिर आपका सीटेट या फिर आपका कोई भी आप पीजीटी की नेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये आपका टॉपिक मोस्टमेंट है। यहाँ से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन मिलेगा, ये मान के चलिए आप ये। और इसमें हम शुरुआत करते हैं संसाधनों की। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है संसाधनों का वर्गीकरण के ऊपर ये आपका टॉपिक तैयार करा गया है। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है, अनव्यकरणीय संसाधन और आपका नव्यकरणीय संसाधन के ऊपर बांटा गया है। यानी कि अनव्यकरणीय का दूसरा नाम क्या है इंग्लिश में, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं इसे। और आपका नव्यकरणीय का नाम क्या है इंग्लिश में, रिन्यूएबल कहते हैं हम इसे। और इसके बाद अनव्यकरणीय संसाधन का दूसरा नाम हिंदी में क्या है, परंपरागत संसाधन कहते हैं हम इसे। और आपका नव्यकरणीय संसाधन का दूसरा नाम क्या है आपका, यानी गैर परंपरागत संसाधन के नाम से हम जानते हैं। परंपरागत संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल और आपका गैर परंपरागत को क्या हम कहते हैं, यानी कि नॉन कन्वेंशनल के नाम से हम जानते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये टॉपिक आपका इंग्लिश में भी हम बता रहे हैं आपको, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम। परंपरागत का दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशनल। और आपका गैर परंपरागत का दूसरा नाम क्या है, नॉन कन्वेंशनल के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद अब इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं आप लोग कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यह है परंपरागत का और आपका गैर परंपरागत का। परंपरागत का मतलब ये होता है आपका कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे संसाधन जिसका हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे प्राचीन समय में और आज भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनकी मात्रा धरती के अंदर सीमित है, यानी कि आने वाले टाइम में ये ख़त्म होने की कगार पर होंगे और इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये आपके समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संसाधन होते हैं परंपरागत, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज। तो ये सब आपकी क्या हैं, यानी कि परंपरागत संसाधन में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है। गैर परंपरागत का मतलब ये होता है ऐसे संसाधन जो वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों के द्वारा यानी कि खोजे गए हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने नई नई रिसर्च के माध्यम से कुछ संसाधनों को यानी कि मनुष्य के लिए वर्तमान समय में प्रोवाइड कराए हैं। ऐसे संसाधन जो हैं यानी कि समाप्त होने के कगार पर नहीं हैं, लेकिन आगे चल के भविष्य में और ज़्यादा संभावनाएं हैं। यानी कि ऐसे संसाधन अगर इनको नहीं खोजा जाता तो इसका मतलब क्या है कि परंपरागत साधन जो हैं आने वाले टाइम में कुछ समय बाद जल्दी ही ख़त्म हो जाते, नहीं तो
अगर ये साधन हम नहीं खोजते। तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा नवीनतम खोजें की गई हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है, सौर ऊर्जा आती है और आपका पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और आपका इसमें बायोगैस, ये मुख्यतः यानी कि इसमें आते हैं संसाधन में। तो इसमें जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आते हैं। इसके बाद गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, बायोगैस, ये सब आते हैं। आपको बता दें इसमें कि कोयला जो है अगर आपने भट्टी में लगा दिया या संसाधन के रूप में आपने यानी कि इस्तेमाल कर लिया, तो ये जलने के बाद राख मिलती है इसमें। तो राख का तो दोबारा आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, कोयला बन नहीं सकता। तो इसका मतलब ये समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं सभी परंपरागत। पेट्रोलियम में भी यही कंडीशन होती है, एक बार इस्तेमाल करा आपने, उसके बाद ये समाप्त होने के कगार पर है, समाप्त हो जाते हैं एक बार इस्तेमाल करने के बाद। प्राकृतिक गैस भी और आपका परमाणु ऊर्जा भी। इसके बाद है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि कर्क रेखा और आपकी मकर रेखा के मध्य, इसके बीच में यानी कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है, इसलिए सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर हैं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में समुद्र तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, जैसे भारत का दक्षिणी भाग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं पवन ऊर्जा के लिए। जैसे तमिलनाडु और आपका गुजरात में सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, ये आप ध्यान रखना। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जो है आपका विश्व में इस समय चौथे नंबर पे चल रहा है। जल विद्युत, इसे हम कहते हैं यानी कि सफ़ेद कोयला, ध्यान रखना आप ये जल विद्युत को। पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में टरबाइन लगाकर बिजली बनाई जाती है, ये आपके झरना होता है एक तरीके से, वाटरफॉल्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना है यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर टेक्टोनिक घटनाएं होती हैं, विवर्तनी की घटनाएं होती हैं, जहाँ प्लेटें मिलती हैं इसमें आके, यानी कि एक घनत्व वाली प्लेट और दूसरी घनत्व वाली प्लेट, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है ये इसके नीचे चली आती है। इससे क्या होता है, क्रस्ट में जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद है ज्वार ऊर्जा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज्वार भाटा ज़्यादा आते हों, जैसे कि भारत में गुजरात राज्य में ज्वार भाटा सबसे ऊंचा आता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना है सौर यानी कि आपका ज्वार भाटा के क्षेत्र में, यानी कि ज्वार ऊर्जा के क्षेत्र में, इसलिए गुजरात में प्लांट लगाया गया है। इसके बाद है बायोगैस। बायोगैस को हम गोबर गैस के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा संभावना है बायोगैस के क्षेत्र में भारत में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है कृषि पर निर्भर है और पशुओं को पालता आ रहा है प्राचीन काल से ही, इसलिए उनका जो पशुओं का जो मल होता है उसको इकट्ठा करके एक बायोगैस या गोबर गैस का प्लांट लगा लेते हैं, जिसमें क्या होती है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो आने वाले टाइम में भविष्य में बहुत बड़ा एक साधन के रूप में या संसाधन के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो ये आपके, और इसमें बता दें आपको बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होती है। तो ये साधन कैसे हैं आपके, ये सब आपके गैर परंपरागत साधन हैं और ये आपके परंपरागत साधन लिखे हुए हैं। ये आप जो है सब नोट कर सकते हैं और ये नोट्स बना कर तैयारी करिए आप लोग। और आपको बता दें कि बदलते परिवेश में संसाधनों की भूमिका सबसे ज़्यादा होने लगी है। हर मनुष्य के लिए संसाधन की आवश्यकता ज़रूरी है वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखकर। और ये हमने आपको बता ही दिया है कि पहले की वीडियो में संसाधन क्या होता है, धरती पर पाए जाने वाले वह प्रत्येक पदार्थ या वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाते हैं, ये इसका मतलब होता है। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।